हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज ये ईडियम्स की थर्ड वीडियो है। इसमें हम कुछ ऐसे ईडियम्स देखेंगे जिनका एक बैकग्राउंड है, जिनके पीछे एक स्टोरी है, जिसकी वजह से वो ईडियम बने। और यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको रट लेते हैं, उनके मीनिंग्स को, और उसके पीछे का बैकग्राउंड या कहानी नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से जब रटते हैं तो भूल भी जाते हैं उसको जल्दी। लेकिन अगर हम उसके बैकग्राउंड को, ओरिजिन को समझ जाएं, जानते हों, तो उस चीज़ को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। वो चीज़ काफ़ी हद तक हमें याद रहती है। तो इस तरह के हम ईडियम्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिनको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं 10 ऐसे ईडियम्स को थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा। बाकी डिटेल्स मैंने लिंक दिए हैं इस वीडियो में, उन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि स्टोरी अगर आपको पता है, बैकग्राउंड पता है, तो आपको वही चीज़ याद रहेगी। तो देखिए मैंने किया ये है, जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने एक ईडीएम लिया है, उसका मीनिंग बताया है, सेंटेंस और लिंक दिया है एक नीचे। तो वो लिंक अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे आप एक ऐसे आर्टिकल या वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जिसमें उस ईडीएम के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो वैसे भी डिस्कॉर्ड का मतलब जो है झगड़ा ही होता है, लेकिन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का सीधे सीधे मतलब कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की वजह। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में जो पुश्तैनी संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, लड़ाई की वजह है, झगड़े की वजह है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली ग्रीक माइथोलॉजी से आता है। ग्रीक माइथोलॉजी में एक कहानी है कि दो गॉड्स की शादी हो रही थी वहाँ पर। तो उन्होंने एक डिनर रखा। उस डिनर में सारे गॉड्स को बुलाया, लेकिन जो एक गॉड ऑफ डिस्कॉर्ड थी, इरिस, इरिस को इनवाइट नहीं किया, इसी वजह से क्योंकि वो झगड़े की देवती थी, झगड़े की देवी थी, सॉरी। तो उस वजह से अब उसे बहुत बुरा लगा इरिस को कि उसे नहीं बुलाया गया। तो उसने क्या किया, उसने उस डिनर में आके अनइनवाइटेड उसने एक गोल्डन एप्पल फेंक दिया, और गोल्डन एप्पल पे लिखा हुआ था कि ये उसके लिए है जो सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद है, जस्ट है, फेयर है। तो उसकी वजह से जो वहाँ पर मौजूद तीन गॉड्स थे, इफ़ आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली, हेरा, एफ्रोडाइट और एक और गॉड थे, एथेना शायद। उन तीनों में लड़ाई हो जाती है कि मैं ज़्यादा जस्ट हूँ, मैं ज़्यादा जस्ट हूँ, मैं ज़्यादा जस्ट हूँ। और इस वजह से जो है फिर वो अल्टीमेटली वो लड़ाई जो है वो वॉर, ग्रीक माइथोलॉजी में एक पूरा वॉर हो जाती है उसके पीछे। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड वहाँ से आता है कि लड़ाई के झगड़े की वजह वहाँ पर एप्पल बनता है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है एक कॉज ऑफ क्वेरली, एक धीरे धीरे मीनिंग बनता जाता है उस ईडियम का, ईडियम बन जाता है वो। फिर है आर्गस आइड। आर्गस आइड का मतलब केयरफुल या ऑब्जर्वेंट, बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ को देखने वाला, या केयरफुल है बहुत। तो एज अ पॉलिटिशियन ही इज़ आर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर। तो आर्गस आइड का भी कॉन्सेप्ट ग्रीक माइथोलॉजी से ही आता है। वो जो तीन अभी मैंने आपको बताया, वो जो तीन गॉड्स थे, उनमें हेरा एक गॉडेस थी। तो वो हेरा जो है उसका सर्वेंट आर्गस था। तो आर्गस की ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से आर्गस की 100 आँखें थी, 100 आइज़ थी, और वो वॉचमैन था हेरा का। तो वहाँ से निकल के आया कि ऑब्वियसली एक आँख है तो आप कितना देख सकते हैं, और 100 आँखें होंगी तो कितना आप ज़्यादा देख सकते हैं। तो कोई बहुत ही केयरफुल है, ऑब्जर्वेंट है, तो उसको फिर आर्गस आइड कहने लगे। ये आप लिंक से जाके इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। फिर है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब टू मेक पीस। आप जब शांति का समझौता करें या शांति के लिए मान जाएं तो उसको कहते हैं बरी द हैचेट। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचेट टू ब्रिंग अबाउट पीस इन द रीजन। इंडिया और पाकिस्तान को बरी द हैचेट कर देना चाहिए सो दैट रीजन साउथ ईस्ट एशिया में पीस आ जाए। ऑब्वियसली जंग से कोई फ़ायदा तो होना है नहीं, तो अगर सही रहा, शर्तें मानी जाएं दोनों तरफ, तो पीस को जो है होना चाहिए। तो बरी द हैचेट का कॉन्सेप्ट यही है कि अमेरिकन इंडियन जो ट्राइब्स होती थी, जो अमेरिका में ट्राइबल्स होते थे, वो जब आपस में लड़ा करती थी ट्राइब्स,
और फिर जो है वहाँ के जो चीफ्स होते थे उन ट्राइब्स के, वो लोग जब समझौता करते थे या ये दिखाते थे कि अब हम शांति करना चाहते हैं, तो अपना हैचेट हैचेट एक तरह की कुल्हाड़ी जो है वो अ, दफनाया करते थे एक रिचुअल के तौर पे या एक सिंबल के तौर पे कि वी वांट पीस। तो बरी द हैचेट वहाँ से निकल के आया टू मेक पीस। फिर है बर्न वंस बोट्स, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जब आप कोई ऐसा काम करें जिसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो, यानी कि आप पीछे नहीं हट सकते अब, तो वो कहलाता है बर्न वंस बोट। वी हैव बर्न बोट्स बाय डिक्लेयरिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू साइन सीटीबीटी। तो इंडिया ने ये एग्जांपल एसपी बख्शी का है। तो सीटीबीटी बेसिकली न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी से रिलेटेड सीटीबीटी थी उस टाइम पे, समथिंग लाइक 2004-5 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो है हमने नहीं साइन की है। तो ऐसी कोई चीज़ जिससे आप पीछे नहीं हट सकते, उसको जो है आप क्या कहते हैं, बर्न वन बोट। तो ये बेसिकली रोमन वॉरफेयर में बहुत इस्तेमाल होता था कि वो जो है बोट्स को और वो ब्रिजेस को जला दिया करते। तो बर्न वंस बोट्स भी है, बर्न वंस ब्रिजेस, ये दोनों एक ही ईडियम है, सिमिलर ईडियम्स हैं और मीनिंग दोनों का सेम ही है। तो ये बेसिकली किया ये इसलिए जाता था या तो एनिमी को, कि एनिमी ना भाग पाए, ब्रिज तोड़ दिए जाते थे, जला दिए जाते थे, या जो है अपनी भी, अपनी फ़ौज को भी, के लिए भी जो है ब्रिजेस या बोट्स को जला दिया जाता था, ताकि उनको समझ में आ जाए कि अब या तो करो, लड़ो, या मरो, पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं है आपके पास। तो वो ऑब्वियसली जब आपके पास ये सिचुएशन होती थी तो फौजी जो है लड़ते थे और जीतते भी थे बहुत केसेस में। तो बर्न वन स्पोर्ट वहाँ से आया है कि जब आप रिटर्न ना कर सको, आगे ही बढ़ सको, पीछे ना हट सको किसी चीज़ से। फिर है ब्लेज द ट्रेल, टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट, फाइंड अ न्यू पाथ और मेथड, बिगन अ न्यू अंडरटेकिंग। जब कोई आप मूवमेंट को स्टार्ट करें या कोई नया रास्ता या मेथड निकालें, कोई नया काम करें, तो उसको कहते हैं ब्लेज द ट्रेल। हिज रिसर्च प्लेस द ट्रेल फॉर न्यू काइंड्स ऑफ जीन थेरेपी। उसकी रिसर्च ने नया रास्ता निकाला नई तरह की जीन थेरेपीज़ के लिए। उसकी रिसर्च के बेस पे वो जीन थेरेपीज़ निकल के आई। तो ब्लेज द ट्रेल का कॉन्सेप्ट यही है कि पहले जो पर्टिकुलरली पहले आज से 300-400 साल पहले अमेरिका जो है अनडिस्कवर्ड था। तो काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों के लिए तो वो क्या करते थे, रास्तों में जाया करते थे, तो रास्तों में जंगलों में निशान लगा के जाया करते थे। तो ट्रेल का मतलब रास्ता होता है, तो ब्लेज़ का मतलब उस पे निशान बना के जाया करते थे पेड़ों पे, अपने, ताकि भटके ना वापस आते वे में या उसमें। तो ब्लेज द ट्रेल का वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब आप नया रास्ता कहीं निकाल रहे हैं, नया रास्ता बना रहे हैं, या कोई नया काम कर रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, ब्लेज द ट्रेल कहते हैं। फिर है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब अरिस्टोक्रेटिक ब्लड, संभ्रांत परिवार से। दो माई फ्रेंड हैज़ ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज़ वेरी मीन एंड वल्गर। इसका ओरिजिन जो है वो स्पेनिश स्पेन से आता है कि स्पेनिश फैमिलीज़ थी जो अपनी स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर अपने आप को ब्लू ब्लड कहती थी, उस लैंग्वेज के अंदर। और उनका कॉन्सेप्ट ये था, उनका कहना ये था कि साहब वो ब्लू ब्लड हैं, प्योर ब्लड हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी बाहर के नीचे अपने लो लेवल के लोगों में, वो क्रिश्चियंस थे तो जूज़ में या मुस्लिम्स में उन्होंने जो है शादी नहीं की, और वो बिल्कुल प्योर हैं ब्लड के मामले में। तो वहाँ से वो ब्लू ब्लड जो है अरिस्टोक्रेटिक ब्लड धीरे धीरे मीनिंग होता चला गया, और वो मतलब अच्छे खासे हाई स्टेटस के अपनी सोसाइटी में लोग थे। फिर है क्लोवन हूफ। क्लोवन हूफ द इविल इंटेंशन। द चाइनीज शोड द क्लोवन हूफ इन 1962। 1962 में ऑब्वियसली आपने हिस्ट्री इतनी पढ़ी होगी कि चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था। तो क्लोवन हूफ का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जो हूफ यानी खुर होते हैं जानवरों के, हॉर्स के, भैंसों के, गाय के, तो कुछ के जो हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, बल्कि डिवाइडेड होते हैं, उनमें इम्प्रॉपर, इर्रेगुलर से होते हैं। तो ऐसे जिनके खुर सही नहीं होते हैं, प्रॉपर नहीं होते हैं, तो वो क्लोवन हूफ्ड जानवर कहलाते हैं। तो ये क्रिश्चियन किताबों में और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में और जूस के स्क्रिप्चर्स में ऐसे जानवरों को सिंबॉलिक बनाया गया कि ये जो है अनक्लीन है। और बहुत से सुपरस्टिशन में भी ऐसे जानवरों को जो है ऐसा माना गया कि इनका जो है कोई डेविल से कनेक्शन है।
तो इसलिए क्लोवन हूफ को फिर इविल इंटेंशन एक मिसाल के तौर पे लेने लगे, ईडियम के तौर पे लेने लगे धीरे धीरे। फिर है डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर है एक पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। एक ऐसा इंसान जो अगर खुद पता है उसे कि वो खुद एंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन वो दूसरों को भी नहीं करेगा, करने देगा। हम तो वही वाली बात कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो योर फ्रेंड हैज़ नो राइट टू प्ले डॉग इन द मैंगर। तो डॉग इन द मैंगर एक्चुअली एक फेबल है। फेबल का मतलब अगर आप जानते हो, याद होना चाहिए आपको कि फेबल वो मॉरल स्टोरी को कहते हैं जो एनिमल्स पे बेस्ड होती है, और उसमें एनिमल्स को कुछ बुलाया जाता है फिक्शन के तौर पे कि कुछ वो बोल रहे हैं और उसका एक मॉरल निकलता है। जैसे अंगूर खट्टे हैं लोमड़ी कहती है, और वो कौवा जो है वो पानी ले लेता है। तो इस तरह की कहानियाँ जो हैं क्या कहलाती हैं, फेबल कहलाती हैं। तो एक फेबल था, उसमें यही था कि कुत्ता जो है खुद उसे पता था कि अनाज उसे खाना नहीं है, तो उसने अपने साथी घोड़े को भी नहीं खाने दिया। तो डॉग इन द मैंगर का कॉन्सेप्ट वहीं से आया, उस स्टोरी के बेस पे, कि खुद भी नहीं इंजॉय करेंगे, दूसरे को भी इंजॉय नहीं करने देंगे। फिर है डच करेज। डच करेज का मतलब बहादुरी जो किसी चीज़ के, शराब के या किसी अल्कोहलिक ड्रिंक के नशे में शो की जाए। तो ड्रंकर्ड्स ऑफन इंडल्ज इन डच करेज एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजिनरी क्वालिटीज़। जो शराबी होते हैं वो आपने देखा भी होगा, पर्सनली भी देखा होगा, या फिल्मों में या ड्रामाज में आपने देखा होगा। तो डच करेज का बेसिकली कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि 300-400 साल पहले डच और ब्रिटिश में बहुत जंग चली इंग्लिश लोगों में। तो ये देखा गया कि जो डच फौजी हुआ करते थे वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स पी लिया करते थे वॉर से पहले, तो उसकी वजह से उन्हें डर नहीं लगा करता था और वो बहादुरी के साथ लड़ते थे। तो वहाँ से डच करेज मशहूर हो गया। वो मशहूर धीरे धीरे कि उसका मतलब ये निकलने लगा कि ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। और वैसे भी ये है कि डच से रिलेटेड और भी बहुत सारी ईडियम्स हैं, और आप देखेंगे कि यूजुअली जो ईडियम्स हैं वो नेगेटिव कोनोटेशन के साथ हैं, क्योंकि ये डच और इंग्लिश की बहुत राइवलरी रही है। तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इंग्लिश लोगों ने डच लोगों को एस्क्राइब की हुई हैं। तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव ही हैं। तो आपके पास जब ऑप्शन, अगर आपको बिल्कुल पता ना हो, गेस हो, और डच से रिलेटेड कोई ईडियम हो आ जाए आपका नया, तो आप जो है नेगेटिव पे लगाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की काफ़ी ज़्यादा है। फिर आज के लिए लास्ट, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन अगर एब्सेंट हो जाना, ना आना कहीं पर, गायब हो जाना, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेंच लीव कहते हैं। दोज हु टेक फ्रेंच लीव शुड नॉट बी पार्डन्ड। ये आई थिंक बॉस के पर्सपेक्टिव से कहा गया होगा कि अगर कोई फ्रेंच लीव लेता है तो उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप, पर्टिकुलरली आप एसएससी में भी ज्वाइन करेंगे होपफुली, तो वहाँ पर भी एक ड्यू प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा लीव लेने के लिए। आप विदाउट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही गायब नहीं हो सकते। तो ये बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल यही है कि ये ब्रिटिश लोगों ने ऑब्ज़र्व की कि ब्रिटिश लोग तो बहुत जैसे कहीं पर भी जाया करते थे तो बहुत प्रॉपरली, जब वापस आना होता था तो बहुत फॉर्मली मिल के गेस्ट्स, मतलब होस्ट से, जो मेज़बान हुआ करता था उससे जो है मिल के वापस आया करते थे, उससे परमिशन लेके वापस आते थे। लेकिन फ्रेंच लोगों की ये बहुत बुरी आदत थी, बुरी आदत ही कहेंगे। हमारे यहाँ भी ये है कि आप जब कहीं जाते हैं तो किसी से परमिशन लेके वापस आते हैं, जब आप उसके घर से वापस आते हैं। लेकिन फ्रेंच लोगों की ये आदत थी कि वो किसी भी ऐसी मीटिंग से या उससे विदाउट परमिशन जो है निकल के आ जाया करते थे। मतलब वहाँ पर उनके कल्चर में जो है परमिशन लेना जो है ज़रूरी नहीं माना जाता था। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच लीव जो है नाम रख दिया इस पूरे कॉन्सेप्ट को, कि टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन। तो आज मैंने ये 10 इडियम्स आपके साथ डिस्कस की, जिसका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल या लिटरेरी बैकग्राउंड रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को फॉलो करते रहेंगे, और आपके कमेंट्स हमेशा वैल्यूएबल रहते हैं। तो उन कमेंट्स को भी आप कमेंट बॉक्स में जब लिखते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको रिस्पॉन्ड करूँ, या अपनी आने वाली वीडियोज़ में
उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को पेश करूं। तो चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए आप पढ़ते रहिए, फ़ोकस्ड रहिए, और ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।